हेलो डियर फ्रेंड्स। ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का फाइनल वीडियो है फॉर डिस्कशन ऑफ द पेपर वन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 50। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 51। नाउ ये काकतीय किंगडम में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट था? अगेन इट इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको ये आता था मोटुपली देन यू नो, अदरवाइज देयर इज नो वे वी कैन गेस दिस। कोई गेस इसमें नहीं चलेगा। इट इज़ अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। और ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कई सारे नाम तो हमने सुने हैं पर हमें पता नहीं है कि इसमें से कौन होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52। नाउ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। नाउ ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो में फैक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 में। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन दिया हुआ है, यहाँ पे WB CSD एंड WRI। तो फैक्ट्स आर जनरली रॉन्ग। ये हमारा प्रिलिमिनरी एजम्पशन है। अगर हम 1 और 3 दोनों को गलत मान लें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। मीन्स वन ऑफ देम इज करेक्ट एंड वन ऑफ द फैक्ट इज रॉन्ग। ये हमने इस तरह से निकाला इसमें कि कोई एक फैक्ट सही है, एक फैक्ट गलत है, क्योंकि दोनों गलत नहीं हो सकता, हमारे ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। नाउ आपको ये बताया, जब भी यूरोपियन यूनियन ऑप्शन में रहे, यूरोपियन यूनियन शुड बी टेकन एज द आंसर। यूरोपियन यूनियन जनरली आंसर होता है। तो अगर ये सही है तो ये गलत होगा, क्योंकि दोनों में से एक गलत होना है। यूरोपियन यूनियन ने किया है तो फिर WRI उसे नहीं चला रही होगी। तो अगर फर्स्ट सही है तो 3 जिसमें वो कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1 एंड 2। ये जो सेकेंड वाला है वो उसका डिटेलिंग है, डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या काम करती है, डिटेलिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अगेन यू कैन सी वेरी वेल दैट यूरोपियन यूनियन इज द आंसर इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, सो यू शुड ऑलवेज गो विथ इट। ठीक है, समझे? बैक की रिवर्स तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 वी कम टू रिलीजियस हिस्ट्री। डोंट ट्राई टू क्लासीफाई क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ कि ये कल्चर का क्वेश्चन था या ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट मेनी ऑफ अस ट्राई टू डू। क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि फिर हम माइंड में सोच के चलते ये कल्चर का क्वेश्चन है तो ये टफ होगा, हमने कल्चर नहीं पढ़ा है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये टफ होगा, ये मिडिएवल का क्वेश्चन है। थिंक ऑफ द क्वेश्चन पेपर एज अ सिंगल एंटाइटी। ये एक क्वेश्चन पेपर है, इसे हमें सॉल्व करना है। वॉट एवर स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन उसके एक आंसर होंगे, जो हमें दिए हुए क्वेश्चन में ही होगा। एक आंसर छुपा हुआ है, उसी में हमें ढूंढना है। यही तो खासियत है प्रीलिम्स की कि आंसर तो रहता है दिया हुआ, उसी में से आपको बस चुनना होता है आप सही चुनाव कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आपका रिकॉल भी हो गया, हल्का सा रिकॉल और रिकॉग्निशन, गलती से भी आपने पढ़ा हुआ है और अगर आप रिकॉग्नाइज करने में सफल रहे हल्का फुल्का भी, यू कैन गेट द आंसर। नाउ पहला, सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। अगेन याद रखिए कि कभी भी फैक्चुअल सवाल हो, ये इसके ये हैं, ये इसके, दिस इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन। ये एक फैक्ट है कि ये भाई समित्र और ये इसके सेक्ट्स थे, तो ऐसा गलत होगा। फैक्ट्स हो सकता है ये किसी और के हों, बुद्धिज्म के हों। मैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। एग्जाम में आपको हो सकता है ये याद नहीं आए कि ये हिंदुइज्म के थे या बुद्धिज्म के सेक्ट्स थे, पर ये जरूर पता होना चाहिए कि फैक्चुअली गलत है। दूसरा, सर्वस्थिविदान वदीन held the constituent that the phenomenon were not momentary but existed forever in latent form. Now दूसरा देखिए क्या है, आपको बताया जा रहा है कि ये जो सर्वस्थिवदीन थे वो इस तरह से इस चीज को मानते थे। अब जब दूसरा ये बताया जा रहा है, इसमें नाम को अगर आप तोड़ के देखिए तो सर्व की बात हो रही है, और ये क्या बता रहे हैं कि ये क्या मानते थे कि मोमेंट्री नहीं है, हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है। तो सही है, यही तो हिंदी में उसको पढ़ के या उसको तोड़ के इसी को बोलते हैं एटिमोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। मेडिटेरेनियन सी, जॉर्डन 2014 और 2015 के पेपर में ऑलरेडी आ चुका था, और उसमें ऐसा सवाल आता था, यूपीएससी देते थे। यूपीएससी इससे ऑब्सेस्ड है इस ऑप्शन से कि कौन सी फेसिंग नहीं है या सी में नहीं खुलता है। तो जॉर्डन तो नहीं खुलता है, ये हमें पता था, तो ये स्टेटमेंट हट जाएगा और ये स्टेटमेंट हट जाएगा। अब हमारे पास बचे 2 स्टेटमेंट्स। नाउ इराक
सीरिया और लिबानन। अब देखिए लिबानन के लिए दिमाग नहीं लगाइए क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। अब सीरिया खुलता है या इराक खुलता है, इसके लिए आपको जरा सा नॉलेज जरूरी है। इराक नहीं खुलता है, सीरिया खुलता है, ये इसमें था, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसमें खास बात है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होता तो कम से कम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए होते आपके, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर यूपीएससी के इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड काफ़ी न्यूज़ में था, NIIF। ये नीति आयोग का नहीं है, सबसे पहली बात। वैसे भी इस तरह का फैक्ट दे कि ये नीति आयोग का है तो समझ लीजिए कि ये गलत है। और इसका कॉर्पस 40,000 करोड़ का था, 4 लाख करोड़ का नहीं, दोनों गलत था। इसका आंसर ये हो जाएगा। मैं उस समय तक ये नहीं जानता था और मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये 40,000 ही लिखा हुआ है, टाइपो शायद हो गया है, पर उसको मैंने सही मान लिया था। तो इस तरह का गलती ना करें, हमेशा स्टैटिस्टिक्स, नंबर, फैक्ट, ईयर ये सब गलत होंगे, मैक्सिमम चांसेज है, इसे समझे। और कोई भी बच्चा अगर NIIF पढ़ रहा था तो ये काफ़ी इजी सवाल था उस साल के लिए। इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, GIF। नाउ इतना सारा हम लोग पढ़ते हैं और आता है GIF जैसा सवाल जो कि शायद कोई भी सीरीज में कवर नहीं होता है। और हम कई सारे ग्लोबल, इंटर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, NGOs के बारे में। तो फिर हम एक चीज़ पहले इसमें देखेंगे कि ग्लोबल वर्ड दिया है। नाउ मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस अगर हैं उसमें ग्लोबल नेचर करेगा। देखिए ये एशियान की बात हो रही है और सिर्फ ये एशिया को फाइनेंस करने के लिए, डेवलप करने के लिए ADB की बात हो रही है, तो एशिया वाला तो पहले ही हट जाएगा। दूसरा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तो हम देखते हैं कि किसमें किसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो तीनों ये हो सकता है। नाउ इसमें भी एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर था बट ये छोटा लेवल पे था। नाउ ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी की बात हो रही है, तो UNCTAD सिर्फ ट्रेड देखते हैं जनरली, तो सिर्फ ट्रेड वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हट जाएगा। अब आता है कोलैबोरेशन ऑफ among major banks with OECD and focus on expanding the infrastructure to mobilize the private investment। अब देखिए यहाँ भी दिया है मोबिलाइज, यहाँ भी वर्ड दिया है मोबिलाइज द प्राइवेट सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट। हमने आपको बताया जो 2 ऑप्शन सिमिलर होते हैं आंसर उसी में से होता है, आंसर इन सिमिलर ऑप्शंस, ठीक है। तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। नाउ ऐसे क्वेश्चन में जनरली जो सबसे वाइड रीचिंग स्टेटमेंट हो उनको आंसर के लिए लेकर चलना चाहिए, जो सबसे बेस्ट लाइन आपको दिख रही हो। जैसे वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन B में आते हैं, दैट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर PP प्रोजेक्ट्स टू इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इन्वेस्टर कैपिटल। तो ये काफ़ी अच्छा डोमेन कवर कर रहा है, हर कुछ को कवर करते हुए ये आपको बता रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि मेजर बैंक्स सिर्फ OECD के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक पूरा देख रहा है, प्लस इसमें प्राइवेट सेक्टर का ना सिर्फ मोबिलाइजेशन है बल्कि उसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी ये करना है। PPP की भी बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है फैसिलिटी के लिए, तो PPP एक की टर्म होता है ग्लोबली भी। तो अगर आप इसमें बेस्ट फिटेड ऑप्शंस को देखते हैं इन दोनों में एलिमिनेट करने के बाद, तो ये आपका आंसर होता। दिस इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम कंडीशन, वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट, वी आर जस्ट सेइंग दैट इफ दिस काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन कम्स इन नेक्स्ट ईयर, लेट्स से दिस ईयर, then what should be your thought process while segregating the options and reaching out to the right answer? This is what is our humble attempt in this. So इसका आंसर हो जाएगा B and go for the best statement, हमने लिखा भी है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई एनी रेसिडेंट एनी सिटीजन ऑफ द हुज इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना जरूरी है उस कंस्टिट्यूएंसी के, ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, कोई भी रेसिडेंट है जिसका नाम आता है। अगेन इसमें एनी और ये सब नहीं चलता है, पोलाइटी में जनरली हमने पहले ही बताया है, इन पोलाइटी गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन, और ये सब पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज में कई बार आया था इसलिए ये मेरा भी सही हुआ था और आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं, हिमालयाज। अब देखिए यहाँ भी ओनली दे दिया था, जैसे इन्होंने एशियाटिक लायन का दिया था ओनली, तो थोड़ा तो टेस्ट कर ही रही है यूपीएससी आपसे कि आप इस तरह की चीज़ों को जानते हैं कि नहीं। अभी हिमालयाज पे हम अगर देखते हैं, लेट अस ट्राई टू रफ स्केच ऑफ इंडिया। अब हिमालयाज JNK से शुरू होती है, उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, देन हेयर विल बी हैविंग दिस असम,
then Arunachal Pradesh also. So if we even count these many, and then there is this 1 2 3 4 5, and then there would be West Bengal also part of. So आप देखेंगे कि और फिर इधर भी आती है हिमालय, ऐसा नहीं है कि हिमालय इधर नहीं आती है। तो 5 से ज़्यादा है हिमालय से, ये पता चल जाएगा आपको, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा 3 and 2 and 3 ओनली। तो 3 तो मतलब सही है पुलिकट, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब वेस्टर्न घाट देखते हैं। वेस्टर्न घाट इज इन तमिलनाडु, इज इन केरल, इज इन कर्नाटक, इज इन महाराष्ट्र, गोवा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो। 1 2 3 4 5 6, तो ये भी गलत हो जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 3। अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली काउंटिंग पता है, अगर आपको मैप पता है, तो ये आप क्वेश्चन निकाल सकते थे। दिस इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। इफ यू डोंट नो, इट इज ए इजी क्वेश्चन इफ यू नो। BODR हमेशा न्यूज़ में रहता है, एक्वेटिक के लिए ही BOD होता है। तो इसमें एक ही था ऑप्शन जिसमें एक्वेटिक था, बाकी कोई भी ऑक्सीजन लेवल भी लिखा रहता तो भी आप एक्वेटिक पे जाते। ये बस यही टेस्ट करना चाहता था कि BOD आपको ये पता है कि नहीं किसके लिए है, अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड, एक्वेटिक, फॉरेस्ट या ब्लड। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। UN हैबिटेट। UN हैबिटेट फॉर अ बेटर, ये काफ़ी दिन से चल भी रहा था, उस साल हुआ भी था आई थिंक 2016 में। तो यहाँ पे एक चीज़ गलत जो दी हुई थी कि सिर्फ ओनली वर्ड भी दिया हुआ था कि सिर्फ पार्टनर ईदर विथ ये करेंगे अर्बन लोकल बॉडी, ऐसा कभी नहीं होता है। ओनली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, इसलिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 1 and 3 and 1 ओनली। 1 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये सही है। मैं होऊंगा तो मैं एग्जाम में से ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये बड़ा स्टेटमेंट, ये मेरा टाइम किल करेगा। मैं 3 पढ़ूंगा। What is statement 3? It contributes to overall objective of UN to reduce poverty and improve safety water. तो overall objective, contribution, these are very generic statement। कोई गलत नहीं है कि हाँ भाई इसका भी कुछ contribution होगा। अगर overall हमारा ये है, UN का कुछ एजेंडा है, तो अगर अच्छा घर होगा तो poverty reduction तो होगा ही होगा। Some contribution will be there, so the answer will be B. It's again a simple question. Now NSQF, नेशनल स्किल देखिए, एक बार RPL भी आ चुका है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इसी में NSQF भी दे रहे हैं। अ लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग, ये स्टेटमेंट तो गलत है। फॉर्मल लर्निंग ही सिर्फ एक क्यों विकल्प होना चाहिए। एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम NSQF इज द मोबिलिटी ऑफ वोकेशनल टू जनरल। बेसिकली इसीलिए तो लाया गया ये फ्रेमवर्क की इनफॉर्मल वेज में भी जो लर्निंग हो रही है उसका भी सर्टिफिकेशन। अगर आप RPL को ध्यान से देखे होते, इसी पेपर में ये क्वेश्चन था, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड था। और NSQF उसी की मोबिलिटी की बात कर रहा है कि वोकेशनल और जनरल एजुकेशन में, ये काफ़ी सही था। एन आउटकम एक्सपेक्टेड है तो ठीक है, ऐसा आउटकम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दिस इज अगेन अफर्मेटिव स्टेटमेंट। डायर की तो पता होना चाहिए, ये सब का तो कोई विकल्प नहीं है। यार ये सब तो बिल्कुल ही गलत है। एक लंदन में रहेगा, एक ये रहेगा, डबल गवर्नमेंट, ये सब ट्रैप है। डायर की इज रिलेटेड टू 2 कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स को पढ़ते। नेशनल कैरियर सर्विस। Now, this was a trap question of UPSC. Let us see how. It's an initiative. Again, फैक्ट दिया हुआ है, गलत होगा। ये लेबर डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है, कैरियर सर्विस प्रोवाइड करना, जिनके पास बेसिकली एजुकेटेड यूथ को कैरियर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। DOPT क्यों करेगा? DOPT का अपना मैंडेट होता है कुछ डिपार्टमेंटल का, तो ऐसे भी फैक्चुअल फैक्ट्स विल बी रॉन्ग, तो पहला तो हट गया। अब यहाँ पे UPSC ने क्या किया, ये सब सही था। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यहाँ पे होना चाहिए था एजुकेटेड यूथ, और उन्होंने यहाँ अनएजुकेटेड यूथ कर दिया। नाउ दिस क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर इज द सिमिलर क्वेश्चन जिसमें 2019 में आई थिंक ट्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज कैन बी कट दिया हुआ था। बैम्बू वाला आई थिंक क्वेश्चन आया था, कोई एक क्वेश्चन 2006 जो आपका FRA वाला एक्ट है कि अब ये नॉन ट्री घोषित कर दिया गया है। एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ ट्रैप वाज देयर कि एक कीवर्ड को इन्होंने बदल दिया पकड़ के। सो कभी कभी फ्लो में वी हैव टू रीड द प्रॉपर कीवर्ड्स ऑल्सो, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी डिफिकल्ट हो जाता है रियल एग्जाम में। जब तक आप इस कीवर्ड को पकड़ने की इनर कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं, टू डेवलप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा नन ऑफ दिस। पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। अगेन आई एम सेइंग इट इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ स्ट्रेस्ड फॉर एसेट वाज दिस S4A वाज फॉर RBI, चल रहा था फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग, ये न्यूज़ में भी था। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आफ्टर अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 65,
नाउ CCAC इज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20. अगेन ए फैक्ट इज ये आई थिंक ए फैक्ट इज गिवन, फैक्ट विल बी रॉन्ग. और CCAC किस पे काम करेगा? फोकस इज ऑन अगेन ए डिस्क्रिप्शन एंड एफर्मेटिव स्टेटमेंट. दिस इज जनरली करेक्ट, सो द आंसर शुड बी बी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी. रूल्स वर्कड. IOD ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. ज्योग्राफी में ये लोग जनरली क्या करेंगे? साउथ को नॉर्थ कर देंगे, किलोमीटर्स को चेंज कर देंगे, ईस्ट को वेस्ट कर देंगे, डायरेक्शनल चेंज, इस तरह के गलतियां करते हैं जनरली UPSC, जो कि आपको लगेगा टाइपो एरर टाइप्स. तो मैंने भी जब पढ़ा था ये IOD फेनोमेनन है जिसमें वेस्टर्न इंडियन ओशन है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक है. तो ये कैसे हो सकता है? डाइपोल तो एक ही के दोनों कोने में होगा, राइट? तो या तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन है तो ईस्टर्न इंडियन ओशन होना चाहिए, या ईस्टर्न पैसिफिक है तो वेस्टर्न पैसिफिक होना चाहिए. ये स्टेटमेंट गलत था. और IOD इन लिनों को इम्पैक्ट करता है, ये किसी को भी जो तैयारी कर रहे हैं पता होना चाहिए. ऐसे भी यहाँ कैन वर्ड दिया हुआ है, कैन ही जनरली सही. कैन तो कर ही सकता है, ऐसा नहीं है कोई भी ज्योग्राफिकली कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता है. So these are related to geo tricks that we have already discussed. The answer was B. It's again a simple question for examination and for skilled जो skilled हो गए हैं thoroughly आजकल इस तरह के ऑप्शंस को आराम से बना सकते हैं. और आप ये भी सोचिए कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट ये पूरा अच्छा से जानता है या पूरा एकदम पढ़ के आता है वही सॉल्व कर पा रहा है. 50-60% people are able to solve this question easily even without knowing much. So knowledge अगर है, अगर कॉन्फिडेंस है तो आप फिर रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं. ना घड़ियाल 3 तरह के होते हैं. मगर होता है, आई थिंक घड़ियाल होता है, और एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है. ना सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए भीतरकनिका फेमस है. हो सकता है इस साल यही सवाल आ जाए, भीतरकनिका मैनग्रूव्स वाला, तो इसका आंसर सॉल्ट वाटर होगा. तो ये आजकल घड़ियाल की तरफ उनका प्रेम बहुत बढ़ चुका है. दिस फिश की तरफ भी महासीर एक फिश है, घड़ियाल है. दीज आर वेरी रिपीटेटिव नाउ फॉर UPSC. नाउ इट इज दे आर आस्किंग. तो घड़ियाल चंबल रिवर में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. UPSC ने ये 1-2 और जगह भी पूछा था. नाउ IONS अगेन इतना सारा इंडियन ओशन ईयर दिया हुआ है. ईयर्स विल बी जनरली रॉन्ग. किसके चेयरमैनशिप में? दीज थिंग्स विल बी रॉन्ग. एंड इट इज ए वॉलंटरी दैट सीक्स, अगेन एक सिंपल वर्ड, सीक्स वॉलंटरी इनिशिएटिव. अगेन यहाँ पे अगर देता है इट इज ए मैंडेटरी इनिशिएटिव तो गलत होता है. वॉलंटरी हमेशा इनिशिएटिव सही होता है. मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए ही तो ये आया होगा. इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे. बोधिसत्व पद्मापनी. इफ यू रिमेंबर वन ऑफ द ऑप्शन दिस ईयर वाज फॉर पद्मापनी, जिसका आंसर मैत्रेय था. सो बेसिकली आई एम सेइंग कि द क्वेश्चंस बिकम ऑप्शन, द ऑप्शन बिकम क्वेश्चन. अगर पद्मापनी आया था तो आपको मैत्रेय के बारे में पढ़ना चाहिए था. तो इसका आंसर अजंता होगा. दिस यू शुड बी नोइंग. इसका कोई विकल्प नहीं है. नहीं आता है तो छोड़ दीजिए इसको एग्जाम में. आगे बढ़ते हैं. नाउ देखिए, हमारा तो रूल पहले से ही कहता है कि अगर ऐसे स्टेटमेंट्स हैं तो नन ऑफ दिस कभी नहीं होता है इस तरह में, नाइदर वाला होता है. ऐसे में जनरली क्या होता है? ऑड वन आउट होता है. ऑड वन सही होता है. 3 है तो 1. तो मुझे पता था संथाल्स का वारी वर्गकारी तो नहीं है क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ. अगर आपको कोई एक भी पता था तो संथाल का जैसे ही गलत हुआ इसका आंसर 1 ऑन लिया गया. नाम से ही पता चलता है छाहिला साहिब, तो सिंधी से रिलेटेड होगा साहिब, तो 1 तो सही होगा ही होगा. और क्योंकि मुझे संथाल का पता था तो ये आंसर हो जाएगा. तो इसमें नॉलेज प्लस दोनों काम करेगा. ऐसे भी हमने रूल में बताया कि जनरली ऑड 1 सही होते हैं. 1 या 1 2 3 ऑल सही होता. नाउ कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर. Now in this conservation of agriculture, reduced and allowing crop residue, ये तो सही है ही है, लेकिन UPSC ने माना है कि applying gypsum before the field गलत है. इसका आंसर UPSC ने D दिया है, C दिया है. इसका आंसर C है. रूल कहता है कि SNT का है, सारा सही है. वी शुड गो फॉर 1 2 and 3, बट UPSC ने C दिया है. प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. मुझे भी उतना नहीं पता कि जिप्सम के एप्लीकेशन को उन्होंने क्यों नहीं माना है कि कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कोई हेल्प करता है या नहीं. मैं आज भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो D अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि वही कन्वेंशनली सही लगता है. बट इस क्वेश्चन का रियल आंसर C है. यही क्वेश्चन अगर रिपीट होता है फिर से एग्जाम में तो आपको C ही आंसर करना है. क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं डायरेक्टली. आगे बढ़ते हैं. सॉइल हेल्थ कार्ड. अगेन इट इज ए स्कीम. स्कीम विल बी नैरो इन टर्म्स. तो स्कीम का यही होगा कि उसका जो बेसिक यूज है उसके लिए ही स्कीम बनता है. याद रखिए, हमेशा ये चीज़ को देखा जा रहा है कि लोग गलत कर देते हैं. जैसे डिजिटल इंडिया था तो भाई जिसके लिए वो आया है, स्टार्टअप इंडिया, इसमें भी हमने क्वेश्चन देखा था शुरू में भी जो था
तो हमें जो हमने देखा था लेंडिंग के लिए जो स्मॉल सेक्टर बैंक्स थे, क्या चीज़ के लिए है? तो देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों दिया जाता है? आप कल्टीवेबल एरिया अंडर इरिगेशन थोड़ी ना बढ़ाएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड से, तो ये तो सीधे गलत हो जाएगा। अब 3 दोनों में मतलब चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, सॉइल हेल्थ कार्ड से हम मृदा की उस क्षमता को नापते हैं सॉइल की। नाउ इनेबलिंग द बैंक्स टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द, लगता ये सही है लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड का ये पर्पस नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि सॉइल का क्वालिटी कैसा है, बस उसमें कितना फर्टिलाइजर है, कितना क्या है, और उसको चेक करना है। बैंक्स को ये इनेबल कर रहा है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड से एम नहीं था। सॉइल हेल्थ कार्ड का सिर्फ एम है, ये भरे कोरोलरी हो सकता है उससे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड ऑलवेज बी नोइंग कि स्कीम्स विल बी वेरी स्पेसिफिक, जैसे डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल इंडिया, ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन इसमें देखिए 2 ऑप्शंस 3 थे, 3 मैच द फॉलोइंग। मैंने देखा कि 1 है, 1, 2 एंड 3 है, 50% या मोर है, इसका मतलब आंसर ऑड वाले ही होंगे। मुझे पता था, उस समय न्यूज़ में भी चल रहा था कि चाइनीज़ फूड में मोनोसोडियम ग्लूमेट पाया गया है। बाकी दोनों में ज़्यादा श्योर भी नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि अब आंसर ऑल होगा, क्योंकि इसमें या इसमें से एक आंसर होना है, और वह आंसर सही भी निकला था। तो दिस वॉज द राइट आंसर। इसमें मुझे ज़्यादा नहीं पता है लिपस्टिक में लीड होता है कि नहीं होता है, बहुत कम लोग को पता होता है ये सब चीज़। सॉफ्ट ड्रिंक्स में वी कैन ऑल्सो इवन एग्री कि हाँ ये होता है कि नहीं, ये लोगों को पता होना सब चीज़, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए दीज थिंग्स रूल्स एक्चुअली हेल्प यू। नाउ ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स कैन इज ऑलवेज ट्रू, आर पॉसिबल, ओके अफर्मेटिव, कैन बी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल करेक्ट। हमेशा जब भी कैन बी होगा, आप देखेंगे कि कभी भी नन ऑफ दीज ऐसा में सही नहीं होता है, दीज आर ऑलवेज रॉन्ग। इट इज़ ये हिंट कि आप हमेशा राइट की तरफ जाइए। और इस बार यूपीएससी ने इसमें क्या किया, सी ऑप्शन में 1, 2 एंड 3 दे दिया। जनरली क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम सीधे डी जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, आपको लगता है 1, 2 एंड 3 डी में होगा, तो देख लिया अगर ये ऑप्शन के किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। नाउ सन टेम्पल, ना इसको लोगों ने कैसे बनाया था, मैं तो नहीं बना पाया था, बट लोगों ने इसको ओमकारेश्वर को तोड़ दिया, तो ओमकार प्लस ईश्वर इज गॉड शिव, शिव का होगा, सन का नहीं होगा। तो जैसे ही ओमकारेश्वर टूटेगा, वर्ड्स को ब्रेक करना, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इट वॉज सो सिंपल। लोकसभा विनिंग कैंडिडेट को 50% चाहिए तो गलत है, ऐसे भी इसमें फैक्ट है, ये है, ऐसे भी पोलाइटी में ये सब चीज़ पता होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। कोई 30% पे विन कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन स्पीकर पोस्ट टू द मेजोरिटी एंड डिप्टी स्पीकर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को ही जाना चाहिए। ये दोनों फैक्चुअली गलत हैं, और ये आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं पोलाइटी का। तो दिस आंसर इज डी। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं टेस्ट सीरीज में, ये सबको आप रिवाइज कर सकते हैं। ना ये एक अच्छा क्वेश्चन था, लिबरलाइजेशन के बाद शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इनॉर्मसली बढ़ था, तो इतना तो बढ़ नहीं सकता इनॉर्मसली, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब बचा 2 एंड 3, तो दोनों में कॉमन है कि हाँ एक्सपोर्ट बढ़ाई था 1991 के बाद, एफडीआई बढ़ाई था। अब यहाँ पे भी इन्होंने ट्रैप किया यूपीएससी ने, उन्होंने किया कि फॉरेक्स एक्सचेंज इनॉर्मसली बढ़ गया। ये एक्चुअली में हुआ था कि एफएक्स हमारा काफ़ी बढ़ गया था 1991 के बाद, लेकिन कई स्टूडेंट्स, मैं भी उनमें से था, जिनको लगा कि नहीं इनॉर्मसली बढ़, यहाँ गलत है, इसलिए हम लोग फंस गए और हमने ये मारा सी, जबकि इसका आंसर बी होगा। दिस इज ए फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट, दिस कांट बी डिस्प्यूटेड, ये एक सही चीज़ है, हमारा एफएक्स काफ़ी बढ़ा था उसके बाद, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो सतर्क रहना जरूरी है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, आप देखिएगा कि ये काफ़ी वियर्ड ऑप्शन है। एक तो सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात हो रही है, मतलब किसी एक से दूसरे जगह ट्रांसफर होना, ट्रांसफर मतलब आप सोचिए खुद ही, कोई सेल ट्रांसफर होना मतलब कुछ क्लोन हो रहा है, मैं इस चीज़ को ट्रांसफ़र करता हूँ शक्तिमान में यहाँ से यहाँ, और सेल का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये डॉली करके एक जो था, उसके कारण न्यूज़ में भी था और जानना भी चाहिए। तो ये सब प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है ट्रांसफ़र से, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र से। कोई चीज़ को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके जैसा बनाने की कोशिश हो। सेल का बात है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो ये वाला इसका आंसर सी ऑप्शन जो है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ द एनिमल्स, इसकी मदद से हो रहा था। ये आराम से सही किया जा सकता था और हम लोगों ने सही भी किया था। दिस वाज अगेन कॉन्सेप्चुअली सिंपल क्वेश्चन। नाउ एनपीसीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन को कर रहा था और रुपे कार्ड किया था, ये एकदम टेस्ट सीरीज क्वेश्चन था, ये आसानी से बन सकता था, इसमें कोई ये नहीं था।
एनपीसीआई से रिलेटेड अभी भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लाइक एटीएम्स को मैनेज करना, ये सब चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। एम स्ट्राइप्स, इस स्ट्राइप से भी पता चल रहा था ये टाइगर है, और टीआर से भी पता चल रहा था कि ये टाइगर की तरफ इशारा दे रहा है, और बाकी स्टेटमेंट काफ़ी वियर्ड थे, तो आप टाइगर को इसमें जा सकते थे। स्ट्राइप्स वर ऑल्सो फॉर टाइगर, काफ़ी लोगों ने इससे ही सही किया था। मैंने तो ये पढ़ा था एक्चुअली में, एम स्ट्राइप्स का कॉन्सेप्ट जो है। टाइगर के लिए क्या क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, TX2 सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है। फिर इंडिया में क्या है, NTCA है 1973। फिर टाइगर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है। फिर टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा है। सो दीज थिंग्स यू शुड नो इन जनरल ऑल्सो, मतलब जब आप पढ़ते हैं तो आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सोच के पढ़िए कि टाइगर से रिलेटेड हमको क्या क्या आता है। एम स्ट्राइप्स है जो आपको आना चाहिए, तब जाके आपकी तैयारी सही से होती है। और जीएसटी में भी अगेन था, पहला तो उसका डेफिनेशन ही था कि भाई डिस्क्रिप्शन है कि मल्टीपल टैक्सेस को एक जगह कर देगा, तो पहला तो सही होगा ही, तो ये कट गया। ड्रास्टिकली एंड इनॉर्मसली ग्रोथ को प्रोपोल कर देगा, ये जीएसटी ही सिर्फ, और ड्रास्टिकली सीएडी को, ये सब वियर्ड ऑप्शन थे, गलत आंसर आ जाएगा इसका। इजी क्वेश्चन था, आसानी से लोगों ने बनाया था। BTIA, अगेन मैंने बोला कि जब भी ऐसा कुछ ब्रॉड, जब भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें यूरोपियन यूनियन ऑप्शन में है और उसे कॉम्पिटिंग कोई और ऑप्शन नहीं है, तो गो फॉर यूरोपियन यूनियन विदाउट एनी डाउट, ठीक है। वैसे भी ये सांघाई कॉपरेशन नया है, तो ये नहीं हो सकता था। GCC के साथ भारत उतना ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट नहीं करेगा, इसका ऑप्शन भी पता चल रहा था। इंडिया ने उस समय रेटिफाई किया था TFA इस समय उसका पार्ट था। अगेन ये एक ईयर है, बट एक्चुअली ये हुआ था इसलिए लोगों को पता था, और ये उस समय नहीं आया था। तो अगर आप सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से जाते, ये दोनों अगर आप गलत मानते कि यहाँ भी ईयर है यहाँ भी ईयर है, तो 1 ओनली आता, 1 ओनली कोई ऑप्शन नहीं था, इसका मतलब इन दोनों में कोई सही था। या तो आप 1 and 2 में जाते या 1 and 3 में जाते। आंसर इसका ये था 1 and 2, क्योंकि बाली एक बहुत फेमस है WTO का, और ये सबको पता होना चाहिए ये सब चीज़। WTO एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब चीज़ पता करके पढ़ के रखिए। अम्बर बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स। चाबार पोर्ट यार बहुत दिन से न्यूज़ में है, इंडिया को गदर पोर्ट से बच जाएगा, ग्वादर से इनडायरेक्टली चाबार पोर्ट से, लेकिन अभी थोड़ा बैड न्यूज़ भी आ गया है कि उससे पुल ऑफ भी किया जा सकता है, इंडिया ने काफ़ी डिले कर दिया है। और लीगली मैंडेटरी फॉर साइबर, तो सबको लीगल क्यों नहीं होगा, कॉर्पोरेट हो या ये हो, अगर साइबर कोई क्राइम होता है या साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो सब बताएंगे। SNT का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, आसानी से बन सकता था। राइट टू वोट एंड इलेक्टेड, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज नॉट लीगल राइट, ये दिया भी हुआ है, यूपीएससी ने भी सही ऑप्शन माना है। हमेशा याद रखिए जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, आई थिंक आर्टिकल 3 फंडामेंटल राइट तो नहीं है और नेचुरल राइट भी नहीं है, तो इसमें 320 आई थिंक आर्टिकल 323 के आसपास, 330 उधर वाले जो है जो इलेक्शन कमीशन से डील करते हैं, उसमें एक जगह कहीं ये मेंशन भी है। इंफेरोमीटर, अगेन ये काफ़ी न्यूज़ में था कि ग्रेविटेशनल वेव्स न्यूज़ में भी था, जो न्यूज़ में चीज़ें होती हैं उसके लिए जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और ये लीसा ये सब चीज़ें न्यूज़ में काफ़ी चल रही थी। इंफेरोमीटर का जो इंफेरोमीटर बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स को इस तरह से लेजर ये डिटेक्ट करेगा, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। विद्यांजलि, अगर इस वर्ड को तोड़ें तो विद्या का अर्पण करना, मतलब विद्यांजलि अंजल, तो एक तरह से ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट करना विद्या के लिए। इसमें एक ऑप्शन था जिसमें ये था कि भाई यहाँ पे हम एजुकेशन का ये बढ़ाएंगे, टू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशन टू ओपन, ये तो बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है विद्यांजलि से, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा 1 वाला। अब इसमें बचा था कि 2, 3 सही है कि नहीं, तो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं था, ये सिर्फ एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए था, तो ये टफ सवाल था, इसका आंसर 2 था। इसको अगर हम लोग ब्रेक करते तो ये आ जाता। उन्नत भारत, अगेन उन्नत भारत एक नाम से ही आपको पता चलता है ये एक लोकलाइज्ड है, नहीं तो इसका नाम क्या होता, ये ग्रोइंग इंडिया,
अगर ये अर्बनाइज्ड में होता तो उन्नत भारत, उन्नत मतलब प्रोग्रेस करना, विकास करना, ऊपर चलना। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे लोकल कम्युनिटीज़ किस में था, यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ की बात की जा रही थी, यहाँ पे बात की जा रही थी, यहाँ पे इंडिया का साइंटिफिक रिसर्च है, टेक्नोलॉजिकल पावर, तो ये भारत वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल टू दिस अर्बन पुअर, ये भी रैंडम सा था। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर देम, ये पूरा ट्रेनिंग पे चला गया। उन्नत भारत एक एजुकेशनल रिलेटेड है, ये आपको पता चल रहा है। नाउ 100% लिटरेसी लाना इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये सर्व शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान का ये सब इनिशिएटिव हो सकता है। उन्नत भारत का अगर होता और 100% लिटरेसी होता तो आपने इसे सुना होता है इस स्कीम को पहले। अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा कुछ चल भी रहा था कि हायर एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोकल कम्युनिटीज़ के साथ प्रोग्रेस उनका कराने के लिए चैलेंजेस देके इस तरह से अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से, ये बेस्ट फिटेड ऑप्शन भी था और यही सही आंसर भी था। इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर बॉडी नहीं है, ये 6 मेंबर बॉडी है, और सॉरी 3 मेंबर बॉडी है। एमपीसी में कंफ्यूज हो गया, पहला स्टेटमेंट तो गलत ही था। यूनियन होम मिनिस्टर क्यों डिटरमाइन करेंगे, ईसीआई ऑफ इंडिया, तो दूसरा भी गलत हो गया, तो आंसर इसका डायरेक्टली आ गया। कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इसको तो करेगी ही ईसीआई। ये आसान सा सवाल था, वेरी इजी। 1972 शेड्यूल में अभी हमने डिस्कस किया कि टाइगर्स को जगह दी गई है, तो कोई भी अगर वो टॉर्टराइज भी होगा या कोई होगा तो सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर, ये तो स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता है। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। बाकी सही है कि नहीं वी कांट से, बट दिस इज ट्रू। अब 1972 में इंडेमिक हो इंडिया के लिए तो जरूरी नहीं है, अगर ये जरूरी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इन एक्सटेंशन, काफ़ी और टाइप का है। तो आपको इसके लिए जाना था कि ये तो आपको पता ही है, दिस इज समथिंग विच यू नो एंड what you know should be always used in your आंसर गेसिंग। तो इसलिए हमने ये ए को ही किया था इसमें। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को देखता है, दिस इज द आंसर। हमेशा एक क्वेश्चन जुडिशियरी से आता है, एक बार आर्टिकल 142 भी आया हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के रखिएगा, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन विल बी देयर। नाउ म्यूटिनी कब हुआ था, ये 1946 में हुआ था, ये सब तो पता होना चाहिए। क्विट इंडिया 1942 में और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930s में हुआ था, तो ये आप आसानी से निकाल सकते थे, 3-1 होगा। इस बार इंडियन नेशनल मूवमेंट से अधिक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 2020 में, क्योंकि 2019 में उतना नहीं पूछा गया, मिडिएवल से पूछा गया था ना। टैक्स रेवेन्यू एज ए स्टीडली वर्ड जहाँ भी होता है वो गलत होता है, ये हम लोग बहुत जानते हैं। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आंसर डी हो जाएगा। कभी भी कोई चीज़ स्टीडली नहीं हो सकती है या अचानक से नहीं हो सकती है। वो जो हमने एक देखा इनॉर्मसली वाला जो एफेक्ट्स बढ़ा, वो एक फैक्चुअली सही स्टेटमेंट था, इसीलिए। अदरवाइज स्टीडली होना, सडनली होना, ये सब गलत होता है। मोर देन ऑफन इट हेल्प्स। नाउ लायंस का ट्रांसफ़र कहाँ किया गया था, तो मैंने इसमें सही किया था एग्जाम में। कैसे गेस किया था इसका मैं बताता हूँ आपको। नेचुरल हैबिटेट गुजरात में है, कॉर्बेट और मधुमलाई, ये तो बहुत दूर है, ये मुझे पता था। ये पता होना चाहिए आपको कम से कम, कॉर्बेट कहाँ पे है और मधुमलाई कहाँ है। एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है। अब बचा कुनो, पलपुर एंड सरिस्का। और सरिस्का इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व, ये मुझे पता था। कहाँ है ये नहीं पता था कि राजस्थान है या कहाँ है, अभी पता चल गया है, बट ये टाइगर रिजर्व है। ट्रांसफ़र किसका हो रहा है, लायन का हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ले लिया गेस। ये मुझे पता था कि ये एमपी में है, ये मैंने पढ़ा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि लायन का ट्रांसफ़र यही हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये नज़दीक भी है और ये एकमात्र है जो कि फिट बैठ रहा है, इसलिए ये आंसर था। तो आप जो पढ़ते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉलेज बिकम्स द बेस एंड देन यू कैन अप्लाई योर रूल्स ऑल्सो। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सबसे नॉट नेसेसरली द कंजिक्वेंसेस, तो हम लोग देखें कि क्या कंजिक्वेंसेस होता है, व्हाट आर द कंजिक्वेंसेस। क्वेश्चन को हमेशा सिंपल पढ़ना है, नॉट नेसेसरली पहले हटा दीजिए, पहले पढ़िए नेसेसरली क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो हटा दिया जाता है, तो आंसर में 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हटता है। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट जरूरी नहीं है, ये सस्पेंड भी हो सकता है, और ये तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें भी 2 ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, आंसर आ जाएगा। ईजी था ये, लोगों को पता होना चाहिए। कंफ्यूज होने के लिए कोई कंफ्यूजन के तो खैर 100 कारण है, लेकिन सही आंसर के एक कारण होते हैं जिसको आप जान के अच्छे से आंसर कीजिए। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मैंने तो इसको सिंपल सा ये किया कि अनटचेबिलिटी का तो आर्टिकल 17 में बात होता है, एक्सप्लॉयटेशन आई थिंक 23 में है, तो ये तो सीधे गलत है। तो देखो 2 कहाँ है,
यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया। माइनॉरिटीज़ का भी हमने पढ़ा है 25 और आई थिंक 29 या 30 में होता था, तो मैंने देखा हाँ भाई मेरा स्टेटमेंट तो सही है। 3 को भी लोगों ने एलिमिनेट किया, पर 2 को एलिमिनेट करने से, और अनटचेबिलिटी यही सबसे, एक्सप्लॉयटेशन यही, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन और ट्रैफिकिंग ये सबसे डील करता है, फोर्स लेबर से, तो इसका आंसर आ जाएगा। ज्योग्राफिकली ग्रेट निकोबार से, निकोबार यहाँ है, यहाँ पे आपका श्रीलंका था, यहाँ पे आपका आई थिंक सुमात्रा था, जावा थोड़ा और नीचे है, बर्नियो थोड़ा इधर है, तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर थी, बट इसका कम था। ये एक मैप का क्वेश्चन है, इसका कोई तुक्का और गेसिंग नहीं है। इसमें ये पता था कि ये आंसर या तो ये दोनों में से कोई होगा, सुमात्रा या इसमें, बट आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई, मतलब मैं यहाँ तक पहुँच गया था, उसके बाद गलत हो गया था, बट यहाँ तक एटलीस्ट पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा मैप देख लेना चाहिए इंडिया का, इंडिया, एशियान, देन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, देन थोड़ा सा म्यांमार, ये सब देख के जाइए, चाइना बॉर्डर्स देख लीजिए, कहाँ कहाँ भी क्राइसिस हो रहा है इस साल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इस बार कहाँ से कोविड शुरू हुआ है चाइना के बाद यूरोपियन कंट्री में, उसका नक्शा देख लीजिए। नो कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कई लोग कंफ्यूज कर गए थे कि कैबिनेट बनाया जाता है स्पीडिंग अप करने के लिए, ये सही नहीं था, इसका आंसर था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर कलेक्टिव ये करने के लिए। बाकी ऑप्शन सी एलिमिनेट द डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत था, ये दोनों में कन्फ्यूजन था लोगों को। और आप देखिए कि यूपीएससी आपको हिंट कैसे देता है, यहाँ भी मैकेनिज्म वर्ड को यूज़ किया है, यहाँ भी मैकेनिज्म वर्ड, तो जो सिमिलर तरह से वर्ड स्टार्ट होते हैं इसका मतलब आंसर उसी में होता है, इन दोनों को ही देखना था। और बेस्ट सूटेड देखना था कि जो कि लार्जर एम्बिट को कवर करता है, सबसेट को मत देखिए, पॉलिटी में हमेशा बड़ा वाला दिए, देखिए कौन सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही है उस सेंस में, इसका आंसर सी हो जाता कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूपीएससी ने भी इसी को माना। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया फेडरलिज्म का क्या ये नहीं है, तो जुडिशरी का ये है, ये पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड, दिस एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं था ये, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए 2017 के, 2018 के ऑलरेडी कर चुके हैं, 2019 के। नाउ व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम 2013 और 2011 टू 2015-16 के पेपर सॉल्व करिए। काफ़ी पेपर्स हो जाते हैं, 8-9 साल के पेपर सॉल्व करने से काफ़ी आइडिया लग जाता है। ये रूल्स पहले वर्क करें या ना करें, इधर के पेपर्स में वर्क जरूर करेंगे, 15-16 में तो वर्क करते हैं काफ़ी सारे रूल्स, और इनसे फ़ायदा होगा आपको। नॉलेज बेस आप पेपर से भी बढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों को नोट करिए जैसा हमने पिछले बार ही बोला है, और टाइम का सदुपयोग करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह पढ़ते रहिए एंड डू वेल इन द रियल एग्जामिनेशन। कीप योर माइंड फ्रेश एवरी डे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।